हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हमारी न्यू एनसीईआरटी पर आधारित जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसको आज हम लोग चौथे लेक्चर के अंदर में कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास के तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट होने वाली है। तो मैं यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया है और कंटिन्यूअसली बच्चे वेट कर रहे थे सेशन स्टार्ट होने का। पूरा लेक्चर देखिए, आज आप लोगों की टेस्ट है और टेस्ट के बाद में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इनाम भी मिलने वाला है। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा, देखिए एक एक चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखता है कि कैसे आपको मोटिवेट किया जाए, कैसे आप लोगों को जो है फ्रेंड्स और ज्यादा पढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा सके। तो टेस्ट देना है और एक्साइटिंग प्राइस भी आप लोग जीत सकते हो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर में। अब हम लोग यहाँ पर में ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पूरा लेक्चर देखना है, आज प्रण ले लीजिए, पूरा लेक्चर देखना है और टेस्ट भी देनी है। और टेस्ट के अंदर में कितना स्कोर आता है इन हजारों बच्चों के अंदर में अपने आप को टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। चलिए एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं। मैं जैसे देख रहा हूँ 1000 के बहुत पास में हम लोग पहुंच गए लाइक्स के, तो हाथ भी ऊपर कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग भी बता देंगे जिन्होंने सेशन को शेयर भी कर दिया है, ठीक है, वो भी लिख देंगे, क्योंकि ये बच्चे जो है फ्रेंड्स ये वो है जो सेशन को स्टेबल कर रहे हैं, रोज और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं कि और ज्यादा जो है वो सेशन किया जाए आप लोगों के लिए। चलिए मैं जैसे कि यहाँ पर मैं सब लोगों के नाम भी देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत स्पीड के अंदर में आप लोगों ने जो है हाथ ऊपर कर रहे हो। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड, न्यू एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है उसके अनुसार आप लोगों के लिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल तृतीय गतिविधियां शामिल है, केवल तृतीय गतिविधियां शामिल है ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ओनली टर्शरी, देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये तीन प्रकार की जो है फ्रेंड्स एक्टिविटीज होती है। ठीक है, जो नेचर से निकालते हैं हम लोग, जो नेचर से मतलब प्रकृति से जो चीजें हम लोगों को मिलती है उसको कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक गतिविधियां। ठीक है, जैसे कि माइनिंग, सोलर पावर नेचर से डायरेक्टली मिलता है। मछली आप क्या फैक्ट्री में बनाते हो क्या? नहीं ना। तो ये सब क्या है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी की निशानी है, प्राइमरी एक्टिविटी की जो है वो एग्जांपल्स है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्राइमरी एक्टिविटी के जो प्रोडक्ट होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आप लोगों का हो जाए, ये सब क्या आ जाता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है। टर्शरी एक्टिविटी के अंदर में केवल सर्विस दी जाती है। टर्शरी एक्टिविटी में सर्विस, सर्विस सेवाएं। सर्विस में क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन, जैसे कि ठीक है तुम्हारे चचा जो है एक, ठीक है अंबानी चाचा तुम्हारे, वो क्या करते तुम लोगों को जियो के अंदर में जो है वो बात करने की सुविधाएं दे रहे। ठीक है, एयरटेल भारती मित्तल तुम्हारे मामा, वो तुम लोगों को एयरटेल के जरिए जो है वो बात करने की सुविधा दे रहे, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया। बैंकिंग के अंदर में बैंकिंग की सुविधाएं आपको मिल रही है कि भाई आप पैसा जमा कर सकते हो, वहां पर में सुरक्षित रहता है आपका पैसा। हेल्थ केयर, डॉक्टर्स जो है आप लोगों को सेवाएं दे रहे हैं ताकि आप लोग हेल्दी रह सके। टीचर्स जो हो जाए आप लोगों के, टीचर्स ये आप लोगों को क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ताकि आप लोगों का ज्ञान वर्धन हो आप लोगों का। तो ये सब क्या है आप लोगों की टर्शरी सर्विसेज है, तृतीय सेवाएं है। तो अब आपको समझ में आ गया टर्शरी के अंदर में केवल और केवल आप लोगों की क्या होती है, सर्विसेज होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें से एक एक करके अगर मैं सारी की सारी बता दूं आप लोगों को, तो कंस्ट्रक्शन जो है सेकेंडरी में आती है, माइनिंग जो है वो प्राइमरी में आती है, कम्युनिकेशन टर्शरी में आती है। ठीक है, सोलर जो है वो डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है तो फर्स्ट में आ जाएगा। बैंकिंग सर्विस है तो टर्शरी में आ जाएगा। फॉरेस्ट्री फर्स्ट में आ जाएगा क्योंकि नेचर से होता है, ये सारे के सारे टर्शरी है। माइनिंग ठीक है नेचर से मिलती है भाई, जो भी खदान निकालते हो, खुदाई करके निकालते हो तो वो नेचर से मिल रहा है ना। सोलर पावर जो है आप लोगों का ये भी प्राइमरी है, और फिशिंग जो है ये भी प्राइमरी है आपका। ठीक है, सारे के सारे बता दिए। अगर नॉलेज क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप लोग बहुत आसानी से सारे के सारे बता सकते हो। ठीक है, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस लेक्चर के अंत तक आप लोग जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा प्रो हो चुके होंगे न्यू एनसीईआरटी के अंदर में। ठीक है, जी हाँ, गेस्ट टीचर को 25 नंबर मिलेंगे, वो ऑलरेडी मैं कंफर्म बता चुका हूँ। 1000 लाइक्स आप लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। टीचिंग परीक्षा बेस्ट प्लेटफॉर्म, थैंक यू वेरी मच शहबाजीन। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला, द्वितीय गतिविधियों के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो है उनके बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट इनमें से सही है। जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी लोग, जल्दी से फास्ट। द्वितीय गतिविधियों के बारे में, राहों में कांटे बिछाए तो क्या मंजिल तक पहुंचने का जज्बा कम ना होगा, ख्वाबों की उड़ानें कभी थमती नहीं, हौसलों का आसमां किसी से कम ना होगा। क्या बात है, रोमी श्रीवास्तव जी ने बहुत बढ़िया सी लाइन यहाँ पर में लिखी है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इस बार सिलेक्शन पक्का लर्निंग इन इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं यहाँ पर मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए उस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो सेकेंडरी एक्टिविटी जो है आप लोगों की, वो बोल रहा है डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस। डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन मतलब संसाधनों का निष्कर्षण,
भाई अगर संसाधन का सीधा निष्कर्षण करेंगे तो वो प्राइमरी हो जाएगा ना। जो चीजें नेचर से आपको मिलती है, नेचर मतलब प्रकृति से जो चीजें आपको मिलती है, संसाधन जितने भी मिलते हैं वो प्राइमरी आ जाते हैं। तो ये प्राइमरी का एग्जांपल है, आपका प्राइमरी की डेफिनेशन है ना कि सेकेंडरी की। तो ये आंसर नहीं हो सकता। जहां वन है काटो, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव में भी वन है काटो, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए इसकी भैंस का अंडा, ठीक है, इसमें भी वन दिया है काटो। तो 2 एंड 3 के अलावा कहा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहला वाला गलत है। आप लोगों से क्या बोला है, सही वाला कथन पूछने के लिए बोला है ना, ठीक है, सही वाला पूछा है। बी के अलावा आंसर हो ही क्या सकता है यार, ये तो सेकंड और थर्ड पढ़ने ही नहीं दिया इसने, ठीक है। तो दे इन्वॉल्व प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड। जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, जो आपको नेचर से मिलता है वो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल। उसको तैयार करके जो है फ्रेंड संसाधित करके हम फिनिश गुड में, तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। जैसे आपको गेहूं मिल जाए तो आप जो है उससे ब्रेड बनाते हो, द्वितीय एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। लोहा मिल जाए तो उससे आप जो है कुछ कार वगैरह बना लोगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों की क्या है, द्वितीय एक्टिविटी के अंदर में है। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, एकदम 6 मिनट के अंदर में 1500 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, 1200 के करीब लाइक्स आपने कर दिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक जो छूट गए पीछे में, अभी तक उन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, एक बार चेक कर लेंगे टीचिंग परीक्षा चैनल को, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़े। आप लोगों का कौन सी गैर आर्थिक गतिविधि है, गैर आर्थिक गतिविधि, ठीक है। स्कूल में शिक्षक का पढ़ाना, ठीक है, घर पर भोजन बनाना, किसान का बाजार में उत्पादन उत्पादन बेचना, क्लिनिक में परामर्श करना। बताइए कौन सा गैर आर्थिक गतिविधि है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अंडररेटेड जो जॉब है, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं यहां पर, मैं हाथ ऊपर करिए, ओके। जितनी भी महिलाएं हैं वो लोग इस बात को जानती होगी, ठीक है। उस चीज को एक्नॉलेज तक नहीं किया जाता है। रोटी में, रोटी थोड़ी सी कच्ची रह जाए, खाने में नमक कम पड़ जाए तो बोल देते हैं कि आज खाना अच्छा नहीं बना, जबकि वो गर्मी में जो है अपने हाथ जलाकर रोटियां बना के, खाना बना के आपको देते हैं, और बस इस उम्मीद में कि वो देखेगी और कोई तारीफ करेगी कैसा खाना बना, अच्छा खाना बना, बस इतना सा सुनने के लिए 4-4 5-5 घंटे जो है वो मेहनत करती है लड़कियां, ठीक है। और आप जो पुरुष होता है, ठीक है, वो इतनी सी छोटी सी चीज के लिए भी बोल देता है यार आज नमक कम था, ये था, थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि उनके मन पे क्या बीतेंगी। ये किसी ने सही कहा है ना उसके ऊपर में कि दिन का आधा रास्ता तय करती है रात, दिन का आधा रास्ता तय करती है रात, फिर भी दिन सुनता नहीं उसके मन की बात, ठीक है। तो वही वाली बात है फ्रेंड्स, जो आपके घर पे भोजन बनता है, पेरेंट्स जो है वो कुकिंग कर रहे हैं आपके घर के अंदर में, घर में ही खाना बना रहे, वो कोई नॉन इकोनॉमिक, आपसे पैसा तो लेते नहीं है घर के अंदर में आपसे खाना बनाने का, आपके पेरेंट्स जब खाना बनाते हैं तो, ठीक है, ओके। चलिए तो आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर में गैर आर्थिक गतिविधियां वे है जिसमें कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं होती है, कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है। वो कृतज्ञता, स्नेह, सेवा या आदर जैसी चीजों के साथ में किया जाता है। जैसे आप अपने दादाजी के पैर दबा रहे हो, ठीक है, अपने मम्मी पापा के पैर दबा रहे हो, पैसे थोड़ी लेते हो उनसे, सेवा कर रहे हो, कोई स्नेह से, कोई गुरुद्वारे के अंदर में जाके लंगर के अंदर में खाना बांट रहे हो, आप लोग स्नेह से बांट रहे हो। उदाहरण के लिए अभिभावकों द्वारा परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, पेरेंट्स का कोई पैसे थोड़ी देता है बच्चे, ठीक है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, फैमिली मेंबर्स की केयर कर रहे हो, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में आता है। नई एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है, याद रखना आप सभी लोगों ने। 1600 लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आज के सेशन के लिए कि हर एक बच्चा जो है फ्रेंड जहां जहां शेयर कर सकता है अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर चैनल के अंदर में, हर ग्रुप के अंदर में आप लोग जल्दी जल्दी से फैला दीजिए इस लिंक को, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में व्हाट इज कोऑपरेटिव, सहकारी समिति क्या होती है, सहकारी समितियां क्या होती है ये आपको बताना है। सेशन पूरा अच्छे से देखिए आप लोग, क्योंकि इसके तुरंत बाद, जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट होंगी, ओके। सर शेख रुखसार बोल रहे मैंने लाइक कर दिया सर, चलो थैंक यू वेरी मच, हमने लाइक कर दिया। रजिया भी बोल रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सहकार। देखो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना, सहकार्य करना, कोऑपरेटिव। तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो साथ में आते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कलेक्टिवली मीट करते हैं इकोनॉमिक और सोशल नीड को अपनी, उसको सहकारी संस्थाएं कहा जाता है। कुछ ग्रुप, एक ग्रुप होता है जो कलेक्टिवली क्या करते हैं, कलेक्टिवली मतलब आप साथ में आकर अपनी इकोनॉमिक नीड को, मतलब जो उनके परिवार की नीड है, जो पैसे की नीड है, सोशल नीड है, उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है, उसको मीट करते हैं। जैसे कि कोऑपरेटिव का एक एग्जांपल है अमूल। कितने लोगों को अमूल के बारे में पता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, उसकी टैगलाइन है ना।
तो फ्रेंड्स उसमें क्या है अमूल का कि बहुत सारे जो किसान हैं, ठीक है, उनको ही साथ में लाकर ये संस्था बनाई गई है। उन लोगों को उनसे जो है सारे के सारे जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उसको एक ब्रांड नेम के तहत बेचा जाता है, ठीक है। तो अमूल उसका एग्जाम्पल है, लेकिन अमूल अकेला नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो अलग अलग राज्य के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कोऑपरेटिव, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोऑपरेटिव या सहकारी संगठन क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, ऑफ पीपल जो वॉलंटरीली मतलब कि स्वेच्छा से एक साथ आते हैं ताकि अपनी इकोनॉमिक और सोशल नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है। एक साथ आते स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से, कोई उनको ऐसा जबरदस्ती नहीं लाया कि तुमको करना ही करना है, ठीक है। अमूल इसका एक एग्जाम्पल है। वहां पर में दे ओन द कोऑपरेटिव, मतलब पूरी कोऑपरेशन उन सबकी मिलके होती है, चाहे उसमें 100 लोग हो, 1000 लोग हो, 1 लाख लोग हो, सारे लोग उसके मेंबर होते हैं, सारे लोग उसके ओनर होते हैं। डिसीजंस जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मेंबर्स कलेक्टिवली लेते हो उसका, सारे मेंबर्स मिलकर इसका डिसीजन लेते हैं। तो 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बनाकर जल्दी से मेरे बच्चों के सामने रख दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स ये कोऑपरेटिव समझ में आ गया आपको। कोऑपरेटिव मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ व्यक्ति औपचारिक रूप से स्वेच्छा से साथ में आते हैं ताकि अपने अपन सबकी उन सबकी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। आपकी आने वाली सीटेट के साथ साथ में आपकी केवीएस में, आपकी डी ट्रिपल एस बी की एग्जाम में, आप लोगों की सुपर टेट में, आपकी बीपीएससी टीआरई में, सब में काम आने वाला है आपका। और टीचिंग परीक्षा आप लोगों के साथ में है। जितने भी बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग परीक्षा इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। तो अमूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार पटेल और वर्गीस कुरियन, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, ठीक है, त्रिभुवन दास पटेल और सरदार पटेल, वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसको आप जो है अमूल दूध में घोलकर इसकी प्रिंट निकालो, अमूल दूध में घोलो और पी जाओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि अमूल जो है आप लोगों का 1946 के अंदर में त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन के साथ में जो है इन्होंने किया था इसको, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो अमूल की स्थापना 1946 के अंदर में इन द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन के साथ में हुई थी। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो अमूल की स्थापना 19 कौन से ईयर में हुई थी, अभी सब लोग पहले लिखो कमेंट में, अभी के अभी लिखो ताकि एक भी आप लोगों का छूटे ना, कोई भी बच्चा, ठीक है, एक भी बच्चे से ये पॉइंट छूटे ना, ठीक है। सभी लोग लिखे कौन से साल में हुई थी, 1946 के अंदर में, ठीक है। त्रिभुवन दास पटेल, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी और एडवोकेट भी थे। वर्गीस कुरियन साहब एक इंजीनियर थे, मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे। इन लोगों ने मिलकर अमूल की स्थापना की थी, ठीक है। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल जी, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर टेस्ट में क्वेश्चन डाला हुआ है तो उसके अंदर में भी प्लीज इसका आंसर डी होना चाहिए, त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन जी, इसका खास ख्याल रखा जाए, ठीक है। चलिए आज आपकी टेस्ट भी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए भी एकदम। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए और टेस्ट भी देना है। 1550 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग, 2 स्टेटमेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इनका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला गया आप लोगों को, एक कोऑपरेटिव इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो वॉलंटरीली साथ में आते हैं अपनी इकोनॉमिक और सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए। दे कलेक्टिवली ओन कोऑपरेटिव एंड मेक डिसीजन टुगेदर। यहाँ पर मैं हिंदी में और इंग्लिश के अंदर में दोनों स्टेटमेंट एक ही है, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में या हिंदी में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं बस इतना बता दो, इसको छोड़ दो आप लोग, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग अभी। इसको मुझे ये बताओ, ये स्टेटमेंट एक ही है, मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बस ट्रू और फॉल्स बता दीजिए आप लोग इसका, ठीक है। सिर्फ ट्रू और फॉल्स बता दो आप लोग, क्योंकि वो दोनों बस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया है। सही है या गलत है बस ये बता देंगे आप लोग, ठीक है। पूरी मेहनत की जा रही है फ्रेंड्स, पूरा एफर्ट्स के लिए तो फुल नंबर मिलते हैं, ठीक है, एफर्ट्स के लिए कि भाई यार कोशिश कर रहे हैं कोई यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा। तो सही है ये। आप लोगों को कोऑपरेटिव की डेफिनेशन समझ में आ गई। अमूल जो है एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है जिसको आगे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ओके। चलिए, तो कोऑपरेटिव की डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा यहाँ पर मैं आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बार, डेयरी उद्योग में तृतीयक आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फार्मिंग, भाई खेती करना,
खेती करना क्या ये तृतीयक उद्योग का एग्जाम्पल है। मतलब तृतीयक उद्योग का, टर्शरी इकोनॉमी का मतलब होता है सर्विस देना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितने भी लोग स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं, सर्विस देना। ठीक है, पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए। दूध की प्रोसेसिंग करना, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया आप लोगों का। प्रोसेसिंग करना सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, कैटल रियरिंग, पशुपालन, ये जो है डायरेक्टली पशुपालन क्या हो गया, खेती का पार्ट हो गया ना पशुपालन आपका, तो प्राइमरी एक्टिविटी है आप लोगों का ये। रिटेलिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध उत्पादनों का खुदरा बिक्री, मतलब कि दूध को बेचना। तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी के पार्ट है, टर्शरी एक्टिविटी के पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। सर्विस, कैसे सर्विस दे रहे हैं वो लोग? ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने, वो एक जगह से खरीद रहे हैं, दूसरे जगह पे लाकर बेच रहे हैं, ताकि जो कस्टमर्स है उन लोगों को आसानी से उनके घर के पास में दूध मिल सके। ये सर्विस हो गया आप लोगों का। तो जो सर्विस दे रहा है कौन, जो व्यापारी वर्ग होता है, ठीक है, वो क्या है, सर्विस दे रहा है, सर्विस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। तो सर्विस देना ये टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट है। पहला वाला क्यों नहीं है टर्शरी का, ये वाला प्राइमरी एक्टिविटी का है। क्यों? क्योंकि खेती करना प्राइमरी में आता है। पशुपालन ये भी प्राइमरी में आता है। क्यों? क्योंकि नेचर से डायरेक्ट पशुपालन, क्या पशुधन कहां से लाओगे आप? गाय भैंस बकरी वगैरह आप घर में थोड़ी बनाते हो, तो नेचर से जो भी गाय, मतलब जो भी पशुओं के बीच में जो भी आदान प्रदान और जो उन लोगों का प्यार है, उन लोगों के उसमें प्यार मोहब्बत उनसे जो है पशु होता है। आप लोग बीच में, आप लोगों का कोई रोल काल है नहीं उसके अंदर में। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मशीन में आप बना रहे हो उन लोगों को। तो खेती करना, पशुपालन करना, पशुधन को बढ़ावा देना, ये सब नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आता है। दूध का प्रसंस्करण मतलब कि दूध को पास्चराइजेशन करना, उसको गर्म करना, उसके अंदर में जो बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं उसको मारना, तो वो सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है आपका दूध का प्रसंस्करण। लेकिन दूध को बेचना, ठीक है, ये आप लोगों का टर्शरी एक्टिविटी में आ गया है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिटेल, रिटेल का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपके घर के पास में कोई दुकान है, दूध की दुकान, ठीक है, द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ऐसा तो है नहीं कि वो 1,000 लीटर दूध बेच रहा है रोज का, ठीक है, या 1,00,000 लीटर दूध बेच रहा है। भाई आप जाते हो उसके क्या मांगते हो आप उसको, भैया 1 लीटर दूध का पैकेट देना, आधा लीटर दूध का पैकेट देना, भैया 1-1 लीटर के 2 दूध के पैकेट देना। ऐसा तो नहीं जाते यहाँ पर, मैं यहाँ पर, और भैया यार 1,000 लीटर दूध पैक कर दो, और 250 किलो बटर पैक कर दो। ऐसा तो करते नहीं आप, उनसे स्मॉल क्वांटिटी में ही खरीदते हो ना। तो वो स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है, ठीक है, कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर के लिए, मतलब जो अंतिम उपभोक्ता है, जो आप लोग हो, ठीक है, उनके लिए, उनको बेचता है। ठीक है, तो उसको रिटेलर कहा जाता है। और ये एक्टिविटी रिटेल, खुदरा जो है यहाँ पर में बेसिकली एक्टिविटी कहलाती है, खुदरा तरीके से उसको बेचना। ठीक है, तो रिटेलर रिटेल में, ठीक है, थोड़ी अमाउंट के अंदर में, थोड़ी मात्रा में अंतिम उपभोक्ताओं को बेचता है। चलिए, अमूल सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से एक बार फ्रेंड्स, जितने लोग अभी भी बचे हुए लाइक करने के, लाइक कर देंगे सेशन को, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, पोल हम लोगों ने यहाँ पर मैं एंड कर दिया है, ताकि बच्चे कमेंट में आंसर कर सके। कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर्स करते रहिए आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1946 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? थोड़ा सा चाहे टूटी फूटी स्पेलिंग्स में ही लिखो, लेकिन लिखो तो सही। वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल, उन्होंने अमूल सहकारी समिति की स्थापना 1946 के अंदर में की थी। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में अमूल, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पर में आप लोगों का आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, 1946 के अंदर में इसकी स्थापना हुई वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल जी के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आंसर 1946 हो जाएगा इसका आपका। नाउ, आनंद के किसानों को सहकारी समिति बनाने की सलाह किसने दी थी? अब ये सलाह किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, सलाह। ठीक है, सलाह, ठीक है, एडवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आप लोगों का। यहां पर मैं आ जाइए, किसने दी थी सलाह? बनाई किसने थी, लेकिन बनाने की सलाह किसने दी थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई देखिए, एक जो गुजरात के किसान है, आनंद एक जिला है गुजरात के अंदर में, उस समय वो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, गुजरात पूरा का पूरा, और आनंद जिला भी बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने ये एडवाइस की थी कि भाई जो किसान है, आनंद जो जिला है वहां के किसानों को साथ में आना चाहिए, एक सहकारी समिति बनानी चाहिए,
और साथ में मिलकर काम करना चाहिए, साथ में मिलकर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, ताकि बिचौलियों को कम किया जा सके। जो बिचौलिए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई दूध है, वो 20 रुपए लीटर बेचना है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपीज पर लीटर बेचना है, ठीक है। अब वो किसानों से क्या करेंगे, 10 रुपए में खरीदेंगे, ठीक है, और यहां पर में फिर 2-3 लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बनाते जाएंगे बीच में। वही अगर किसान डायरेक्टली बेचे तो किसान हो सकता है 15 रुपए में बेचे, तो यहाँ पर में किसान का 5 रुपए का प्लस फायदा हो गया ना, किसान का, बिचौलियों को कम कर दिया जाए तो। इसी वजह से सहकारी समितियां बनाई जाती है, ताकि साथ में मिलकर काम कर सके। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स, जो बेनिफिट है वो होता है सहकारी समितियों का। तो सरदार पटेल जो है उन्होंने सलाह दी थी, और ये न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर में, आप लोग देखिए, ठीक है। एडवाइस किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। न्यू एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है अब आप लोगों का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही क्वेश्चन बनेंगे। पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप सभी के सभी, इसके बाद में टेस्ट भी आपको देना है। मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो भी बच्चा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप लोगों को एक बड़ा भाई होने के नाते एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई चीजें आप लोगों के लिए आएंगी, जो भी हम एडवांसमेंट आप लोगों के लिए करेंगे, जो भी एक बेहतर सुविधा आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, आपको तुरंत आपके पास में पहुंचनी चाहिए वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। दूध प्रसंस्करण में पास्चुरीकरण, पास्चराइजेशन जो है वो आप लोगों का क्या होता है, पास्चराइजेशन। देखिए, अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने पास्चराइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि पास्चराइजेशन में क्या होता है ना, कि वो दूध को गर्म वगैरह किया जाता है, ताकि उसके अंदर में जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह है, कीटाणु वगैरह है, वो मारे जा सके, ठीक है। तो पास्चराइजेशन में क्या होता है, उसको हीट किया जाता है मिल्क को, ताकि उसके अंदर में मौजूद सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया है उसको मारा जा सके, और दूध जो है वो पीने के लिए सुरक्षित रहे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप लोगों का देखिए एनसीईआरटी में से लिया है भाई, एक एक पॉइंट आप लोगों को जो है ना वेल रिसर्च तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पास्चुरीकरण या पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मिल्क को, ठीक है, प्रिजर्व किया जाता है थ्रू हीटिंग, ठीक है, टू स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए पास्चुरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। अच्छा, ये पास्चुरीकरण की प्रक्रिया कौन सी एक्टिविटी में आएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? चलो जल्दी से बता दो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, कौन सी वाली एक्टिविटी में आएंगी? बहुत ही सुंदर क्लास, थैंक यू वेरी मच किरण जायसवाल जी, आपके सुंदर से कमेंट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं पास्चुरीकरण या पास्चराइजेशन जो है ये कौन सी एक्टिविटी है, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। बहुत बढ़िया आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत खुशी की बात है, आप लोगों को समझ में आ गया है, मतलब पूरा लेक्चर देख रहे हैं बच्चे जो भी, वो अपना आंसर सही से कर भी रहे हैं। तो पास्चुरीकरण सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग है, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, अमूल सहकारी समिति की स्थापना से पहले किसानों को कौन सी मुख्य चुनौती का सामना करना पड़ा? अब ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। लैक ऑफ बायर्स, डिपेंडेंट ऑन मिडलमैन, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ मिल्क। कौन सी चीज का सामना करना पड़ा था उनको, जब उनके पास में जो है अमूल नहीं था, या अमूल की स्थापना से पहले? बिचौलियों पर निर्भरता, उच्च परिवहन लागत, दूध की निम्न गुणवत्ता, खरीदारों की कमी। जो बच्चा मेरी बात को सुन रहा है ना, सिर्फ अच्छे से सुन भी रहा है, पूरा लेक्चर कंसंट्रेशन से देख रहा है, वो करता जाएगा अच्छे से। 1800 लाइक्स में केवल 17 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में। जल्दी से आप सभी जितने भी बच्चे इन्होंने नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। नवजोत कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। जी बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन, मैंने आपको बताया ना कि जो बिचौलिए होते थे वो क्या करते थे, प्रॉफिट बहुत सारा ले लेते थे, ठीक है। और इनके ऊपर में डिपेंडेंसी भी थी, अगर बिचौलिए दूध खरीदेंगे तो ही उनका दूध बिकेगा, अदरवाइज दूध नहीं बिकेगा। बिचौलिए सही दाम देंगे तो ही उनका फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा, नुकसान भी हो जाता था कई बार। तो डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन, ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। बिचौलियों पर निर्भरता, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिपेंडेंट ऑन मिडलमैन, जो है डिपेंडेंट ऑन पीपल कॉल्ड मिडलमैन, जो लोगों के ऊपर में, बिचौलियों पर निर्भर हुआ जाता है ना, वो बिचौलियों को मिडलमैन कहा जाता है, ठीक है। तो बिचौलियों के ऊपर में बहुत ज्यादा निर्भरता थी, इसी वजह से सरदार पटेल ने क्या दिया था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल बनाने का एक, मतलब उन्होंने सहकारी समिति बनाने का एक सुझाव दिया था। और सहकारी समिति बनाई किसने थी, वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल जी ने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसको आप सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहां कहां इसमें इंपॉर्टेंट लिखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मार्क माय वर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, ठीक है। नंदिनी, ठीक है,
ये बताना है आप लोगों ने ये कौन से राज्य की जो है वो कोऑपरेशन है, ठीक है। विजया, जैसे अमूल जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों का अमूल, आपको पता है कि ये गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का। ओके, ये आप लोगों को पता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से। वैसे ही नंदिनी, विजया, अविन और सुधा, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की जो सुधा है वो बिहार की है, बिहार की मिल्क कोऑपरेशन है, बिहार की। एक मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग बाकी का कोशिश तो करो यारो। देखिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, लेकिन सीखने मिलेगा। और आज गलत करके अगर एग्जाम में सही कर लोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे आप लोग, ठीक है। 2100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर भी करते रहेंगे हर एक जगह पे, ठीक है। तो सुधा जो है फ्रेंड्स ये बिहार का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो 4 की जोड़ी बी के साथ लगने वाली है, एक ही जगह पे लगी है, आंसर ए के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैं अगर आप लोगों से बात करूं नंदिनी की, तो नंदिनी जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक का ब्रांड है, कर्नाटक का। नंदिनी कर्नाटक का ब्रांड है, ठीक है। 1 की जोड़ी सी के साथ लगने वाली है, ये भी आप लोग याद रखिए। ओके, उसके बाद में जो है, अभी मैं आपको बता दूं, न्यूज वगैरह आप लोग अगर देखते होंगे तो आप लोगों ने सुना भी होगा, जब कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा था तो वहां पर में ये नंदिनी जो ब्रांड है इसको लेकर भी लड़ाई हो रही थी कि अमूल के ऊपर में हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे, नंदिनी पे कम टैक्स लगाएंगे, ताकि कर्नाटक का जो ब्रांड है कर्नाटक में ज्यादा बिके। इस तरीके से वो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही थी उस समय में, ठीक है। विजया और अविन, ये भी आप लोगों को बचा हुआ है। तो 2 की जोड़ी जो है वो फ्रेंड डी के साथ में लगेंगी, विजया, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश का ब्रांड है विजया, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। और अविन जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। एक बार जो है मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फिर से जंबल अप करके एक बार फिर से दिया जाए थोड़ी देर के बाद में, ताकि बच्चों की रिवीजन हो जाए। तैयार हो आप लोग, ठीक है। अगले 5 मिनट के अंदर में इसको जंबल अप करके फिर से दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने आंसर करना है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का, जो मैंने अभी आपको बताया। लिख दो, विजया आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, सुधा बिहार का, नंदिनी कर्नाटक का और अविन तमिलनाडु का, अमूल गुजरात का, ठीक है। चलो सभी लोग देखिए तैयार है बच्चे, हमारे बच्चे जो है चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। नंदिनी कर्नाटक का है। मदर डेयरी कहाँ का है? दिल्ली एनसीआर का मदर डेयरी। अच्छा, दिल्ली एनसीआर से है क्या कोई यहाँ पर? में दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से, ठीक है, या कभी गए हो? मदर डेयरी का नाम सुना होगा, अभी तो पूरे देश भर में फैल गया है वैसे। मदर डेयरी वहां से शुरू हुआ था, दिल्ली एनसीआर से, और अभी देश भर में फैल गया है। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ था। आविन जो है ये तमिलनाडु से, विजया जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से, और केवी, केवी जो है ये नागालैंड का है, केवी नागालैंड का। सुधा बिहार का है, और वर्का जो है पंजाब का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्का कहाँ का है? वर्का, वर्का पंजाब का है, वर्का, ठीक है, वर्का पंजाब का। 1947 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 53 लाइक्स, 2000 से दूर है हम लोग। सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन जल्दी जल्दी से देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, पुराने थोड़ी देर के अंदर में ये इसमें से पूरा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को भी। देखिए यहाँ पर मैं देख सकते हो, पंजाब से वर्का, ठीक है, और नागालैंड का है केवी, ठीक है, केवी, आंध्र प्रदेश का विजया। इसके अंदर से क्वेश्चन अभी बनेंगे आपके। देखो, अगर पुराने कागज को रिसाइकल करने का पर्यावरणीय लाभ क्या होता है, ये आपको बताना है कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं अगर आप लोग पुराने पेपर को रिसाइकल करते हो तो। जो ओल्ड पेपर्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उसको रिसाइकल करते हो तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं? इट रिड्यूसेस वाटर वेस्ट यूसेज। क्यों? क्योंकि कागज बनाने के लिए ना पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसमें। तो सही बात है कि पानी का यूसेज कम होगा, क्योंकि कागज बनाने के लिए पानी लगता है। और कागज के लिए आपको ट्रीज को काटना पड़ता है, तो ये भी ट्रीज भी बचेंगे। अब कागज जो है, आप लोग जो है पुराने कागज को लैंडफिल कर देते हो, जमीन पर फेंक देते हो, तो उससे भी बचाव होगा आपका। तो ऑल ऑफ द अबो इज द आंसर। सारे के सारे जो है वो कागज बचाने के आप लोगों के क्या है, ठीक है, आप लोगों के पर्यावरणीय लाभ है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, 1 टन जो पेपर होता है वो 17 ट्रीज को कटने से बचा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, 1 टन जो पेपर होता है वो 2.5 क्यूबिक मीटर लैंडफिल स्पेस कर लेता है, अगर आपने उसको फेंक दिया। 1 टन का, 1 टन के बराबर का, ठीक है, अगर आप लोगों ने कागज जो है वो फेंक दिया तो, ठीक है, 1 टन के बराबर कागज। तो 17 ट्रीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या कर देता है, ये काटने से बचा सकता है। 1 टन कागज को अगर आपने रिसाइकल किया तो, और 2.5 क्यूबिक मीटर की जमीन जो है उसको भी आप लोगों से बचा सकता है, ठीक है। चलिए, 1 टन का मतलब सर, 1 टन का मतलब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का, 1 टन जो है इसका मतलब होता है 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 kg, 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। ओके, चलिए। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये 70% लेस एनर्जी और वाटर को कंज्यूम करता है अगर आप रिसाइकल कर रहे हो तो, मतलब 70% पानी और एनर्जी भी बचा सकते हो आप लोग, ठीक है।
17 ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 टन पेपर पर कितने ट्रीज बच सकते हैं? 17 ट्रीज बच सकते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके चलो, अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि आप लोग जब काम करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वस्तु में भुगतान, पेमेंट इन काइंड नाम से एक चीज है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, पेमेंट इन काइंड, वस्तु में भुगतान क्या होता है? अगर आपने काम किया है, ठीक है, किसी के घर पे या कहीं पे भी आपने काम किया है, तो जब आप काम करते हो तो आपको पेमेंट इन काइंड में, अगर मान लो आपका पेमेंट हुआ है, पेमेंट इन काइंड या वस्तु में भुगतान हुआ है, तो नगद में नहीं हुआ है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में भी नहीं हुआ है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए किया गया भुगतान, ये भी नहीं होता है। मतलब आपको पेमेंट काय में मिला है? आपको गुड्स में मिला है। आप मतलब मान लीजिए कि आपने किसी के घर का कोई काम कर दिया आपने, तो हो सकता है उन्होंने आपको जो है 2 रोटी दे दी, ठीक है, आपको 1 किलो जो है अनाज दे दिया या एप्पल दे दिया, या आप लोगों को कोई जो है सुविधा आप लोगों को दे दी, आपने उनके घर पे काम किया तो उन्होंने आपके बच्चे का फ्री में इलाज कर दिया। तो इस तरीके से गुड्स और सर्विसेज में जब पेमेंट रिसीव होती है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है पेमेंट इन काइंड। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देखिए, वेज का मतलब होता है, ठीक है, वर्कर को जो है स्पेसिफिक टाइम के लिए पेमेंट मिलता है, ठीक है, एक विशिष्ट अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा श्रमिक को किया गया भुगतान, ये वेज होता है, मजदूरी बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या होता है? पेमेंट इन काइंड, इसका मतलब होता है वस्तु के रूप में किया गया भुगतान, मतलब नॉन कैश पेमेंट, एक ऐसा पेमेंट जो नॉन कैश में किया गया हो, कैश में नहीं किया गया है, ठीक है, आप लोगों को किसी ना किसी जो है गुड्स या सर्विस के रूप में किया गया आपको पेमेंट, ठीक है, विदाउट कैश या विदाउट मनी, बिल्कुल जितने भी लोगों ने लिखा है बिल्कुल सही, विदाउट मनी, ठीक है, किया गया पेमेंट, पेमेंट इन काइंड होता है, पेमेंट इन काइंड। अगर मान लो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी पेमेंट इन काइंड लिखकर आ जाए तो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऋतु राज जी, वो मैंने ऑलरेडी बताया, वो बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है आपका 15-16 के बीच में का, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों का, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करे। आंसर करिए। और एक बार जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, एक बार प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, जहां भी शेयर कर सकते हो, एक एक ग्रुप में भी अगर एक एक बच्चे ने भी शेयर कर दिया ना, तो मुझे लगेगा यार कि आप लोगों ने जो है जितनी भी मेहनत हमने की है वो पूरा आप लोगों ने अच्छे से कर दिया है, ठीक है। I am watching from Hilakandia, small district of Assam, and I have been following your crash course for SST. Please tell me if it will be sufficient. All obviously, Rosie Paul, it will be sufficient, and it will be very much sufficient to score 140 plus. Hence, we are giving you a chance to win laptop if you score more than 140 marks in CTET exam. So work hard, study hard, and get the chance to win the prize. Prize is a very small thing. You will get knowledge, and you will get a lots of opportunity to get placed in many lucrative jobs in India. इनमें से किसे वस्तु में भुगतान माना जाता है? मंथली वेजेस, ठीक है, रिसीविंग आइटम, फूड आइटम्स फॉर वर्क, कैश बोनस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग। देखो कैश तो नहीं दिया जाता, वेजेस मासिक वेतन भी नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट वगैरह या बचत पर ब्याज नहीं, फूड आइटम मिल गया तो ये इसका एग्जाम्पल है, पेमेंट इन काइंड का एग्जाम्पल है, ठीक है, पेमेंट इन काइंड का एग्जाम्पल आप लोगों को मिल गया, इसका एग्जाम्पल बी इज द करेक्ट आंसर। 98% लोगों ने सही आंसर दिया था फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए गुड। तो बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। फूड आइटम अगर आपको मिल रहा है, मतलब आपने किसी घर पे काम किया और आपको जो है फूड आइटम मिल गया, तो ये क्या है आप लोगों का? पेमेंट इन काइंड का एग्जाम्पल हो गया, ये पेमेंट इन काइंड का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को जो है हम यहाँ पर में ये देंगे, बट मैं यहाँ पर में एक चीज और करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर में हम, ठीक है, ऑप्शन ही हटा देते हैं, ठीक है, इसके अंदर के। अब आप लोग आंसर करिए, बिना ऑप्शन के आंसर करेंगे सभी लोग। 2100 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और कमेंट में आंसर करिए, 1 की जोड़ी किसके साथ लगेंगी, 2 की किसके साथ, 3 की किसके साथ, 4 की किसके साथ, बताइए। और देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से आप लोगों की स्पेशल प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसके ऊपर में मैं, ठीक है, जल्दी बताइए। ए की नंदिनी जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ का है? कर्नाटक का है, तो ए की जोड़ी डी के साथ लगने वाली है आप लोगों की, ठीक है। विजया जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का आंध्र प्रदेश का है, तो 2 की जोड़ी सी के साथ लगेंगी। आविन जो है आप लोगों का तमिलनाडु का है, बी की जोड़ी, 3 की जोड़ी बी के साथ लगेंगी। और सुधा जो है वो बिहार का है, सुधा, सुधा बिहार का है, तो ए के साथ लगेंगी, डी सी बी ए,
कितने लोगों का सही हुआ हाथ ऊपर कर दीजिए, और अगर एक भी पॉइंट सही किया होगा तो भी हाथ ऊपर कर दो, मतलब आप लोग आगे बढ़ रहे हो, धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हो, ये इसका मतलब है। ठीक है, अगर एक भी सही किया होगा आपने तो। ठीक है, और कितने लोग हैं जिन्होंने सारा सही कर दिया है वो भी बता देना, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद में। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों से ये आपके सामने ओपन बुक, अब हम लोग एक ओपन बुक क्वेश्चन करेंगे। मुझे बताओ वर्का ये ब्रांड कहाँ का है, ये यहां से पढ़ो आप लोग। ओपन बुक, ओपन बुक, बिल्कुल ओपन बुक आप लोगों के लिए। ठीक है, ओपन बुक, वर्का कहाँ का है ये आप लोग मेरे को यहां से पढ़ के बताओ, वर्का कहाँ का है, जल्दी से, एकदम फास्ट। ठीक है, केवी कहाँ का है ये भी आप लोग मुझे बताओगे, और मदर डेयरी कहाँ का है ये भी बता दोगे आप लोग। चलो, मदर डेयरी, वर्का और केवी ये बताएंगे। ओपन बुक कंपटीशन आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी से, केवी, वर्का और मदर डेयरी, फास्ट। ओपन बुक कंपटीशन सभी ने कमेंट करना है ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ये नई एनसीईआरटी का डेटा है, न्यू एनसीईआरटी का, अब ये हर जगह पे पूछा जाएगा आप लोगों से, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, कर लीजिए, ये मौका है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, जब बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे आप लोगों से तब आप पछताओगे कि काश जब दानिश सर उस समय में करवा रहे थे तो कर लिए होते अच्छे से। ठीक है, चलिए आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। भारत का सबसे पुराना नगर निगम कहां पर में है, जल्दी बताएंगे आप सभी। भारत का सबसे पुराना नगर निगम कहां पर में है। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना नगर निगम जो है फ्रेंड्स वो है आपका मद्रास शहर के अंदर में बनाया गया था। ठीक है, मद्रास के अंदर में, अगर आप लोगों को याद हो, और मद्रास को ही आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हमारे भारत का सबसे पुराना जो नगर पालिका है या नगर निगम है, ठीक है, मद्रास कॉरपोरेशन है। कब बनाया गया था ये अंग्रेजों के द्वारा, 1688 में, 1688 के अंदर में, 29 सितंबर 1688 के अंदर में बनाया गया था मद्रास कॉरपोरेशन को। भारत में सबसे प्राचीन ये जो है वो नगर निगम है। मैं आपको बता दूं ये तो एनसीईआरटी में अभी अभी आया है, नए एनसीईआरटी में। ऑलरेडी मैंने जब आप लोगों को, जितने भी बच्चे केवीएस की बैच में है, डी ट्रिपल एस बी की बैच में, जो सुपर टेट की बैच में और बीपीएससी तैयारी की बैच में, उनको पता होगा कि मैंने पंचायती राज जब पढ़ाया है उन बैचेस के अंदर में, उसमें मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ था कि सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने उसके अंदर में। अभी अभी ये तो अभी डाला गया न्यू एनसीईआरटी में, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉरपोरेशन है मद्रास कॉरपोरेशन, उसको अधिकार दिया गया था टैक्स लेने का। वो पार्लियामेंट्री एक्ट बनाया गया था 1792 में, और जो है मद्रास कॉरपोरेशन को पावर दिया गया कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। भाई देखो, पैसे चाहिए होते हैं आपको, आपका घर चलाना है। ठीक है, तो आप लोग जॉब करोगे, टीचर बनोगे, आपको जो पैसे मिलेंगे उससे आप लोग अपना घर, अपना रोजी रोटी चलाओगे। वैसे ही फ्रेंड, कोई भी कॉर्पोरेशन चल रही है अगर मान लो शहर की पूरी, तो पैसे की जरूरत होगी, तो टैक्स लगाने का पहले अधिकार नहीं था उसको, उसको सरकार, अंग्रेज लोग पैसे देते थे, उससे चलता था। अब टैक्स लगाने का, खुद से टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया पार्लियामेंट्री एक्ट 1792 के जरिए मद्रास कॉर्पोरेशन को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे पुरानी वाली यही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा जो है फ्रेंड्स पॉइंट है, प्लीज उसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे पास में कमेंट्स जो है ना एकदम तेजी से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक है बीएमसी, ठीक है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है अभी फिलहाल, अभी इसमें। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, बीएमसी की स्थापना मुंबई के अंदर में, जो नगर निगम है उसको बीएमसी बोला जाता है, बीएमसी। ठीक है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो सिर्फ बीएमसी रखने के लिए उन्होंने बृहन मुंबई कर दिया, अदरवाइज उसको पहले बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी, एनसीईआरटी में एक फोटो में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जामिनर वो फोटो में से क्वेश्चन बना ले। ठीक है, ओके। वैसे भी आजकल पता नहीं फोटो से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर में। वो वो एक गाना आया था यार, वो भाई साहब क्या बोल रहा है, वो कौन है वो, ठीक है, राजकुमार राव। वो फोटो के अंदर में क्या, वो गाने में बोल रहा है यहाँ पर में कि सेंड कर तेरे होटो की फोटो मैं मिस करूं, मतलब जो भी किसिंग तेरी। ठीक है भाई, तो फोटो से कैसे, मतलब किस मिस कर रहा है तो फोटो की फोटो से तू कैसे कर लेगा, मतलब साइंस क्या है इसके पीछे का, कोई मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे का, मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो भाई फोटो से भी बहुत कुछ हो जा रहा है, तो फोटो से क्वेश्चन ना पूछ ले, तो ध्यान रखिए आप सभी लोग यहाँ पर में। ठीक है, जितने भी लोगों ने गाना सुना है देखिए वो मुस्कुरा भी रहे हैं यहाँ पर में। ओके, 1865 के अंदर में ये बना था बीएमसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 लाइक्स दूर है हम लोग केवल 2200 लाइक से, सभी लोग जल्दी से लाइक कर देंगे सेशन को। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं देखिए आप लोग, हिवरे बाजार गांव को बदलने के लिए कौन सरपंच जिम्मेदार है? अभी गांव के बारे में सर क्यों पढ़ा रहे हैं आप, एक ही गांव के बारे में? अरे भाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो भी न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है हिवरे बाजार गांव के बारे में। तो कौन सरपंच इसके लिए जिम्मेदार है? हिवरे बाजार गांव वही गांव है जहां से अन्ना हजारे थे, ठीक है, लेकिन वो वहां के सरपंच नहीं थे ना। तो हिवरे बाजार गांव का सरपंच कौन था? हिवरे बाजार गांव के सरपंच थे पोपटराव बागूजी पवार, ठीक है। तो पोपटराव बागूजी पवार जो है वो अन्ना हजारे के गांव के सरपंच थे, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गांव है, कौन से जिले में पड़ता है ये? हिवरे बाजार गांव अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बार बार सूखा पड़ने की वजह से वहां पर में कृषि उपज बहुत प्रभावित होती थी, ठीक है। अन्ना हजारे, जिनको आपने देखा भी होगा, अन्ना हजारे वो आंदोलन हुआ था, याद है ना? अन्ना हजारे, उन्होंने एक कार्यक्रम चला, मतलब वो किया था कि हमको वर्षा का जल संचयन करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, लाखों पेड़ लगाने चाहिए। वो मॉडल को पोपटराव बागूजी पवार इन्होंने अपनाया, ठीक है। कि अन्ना हजारे भाई साहब आप सही बोल रहे हो। तो पोपटराव बागूजी पवार ने उसको अपनाया जब वो सरपंच बने, ठीक है। तो उन्होंने यह इसको किया और इसको लागू किया उन्होंने। लाखों पेड़ लगाए गए, ठीक है। पानी का संचयन किया गया जिससे उस गांव में सूखे की पूरी जो समस्या थी वो खत्म हो गई। और इसी चीज के लिए पोपटराव पवार को सन 2020 के अंदर में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से, ठीक है। 2020 के अंदर में पोपटराव, ठीक है, बागूजी पवार को, पोपटराव पवार को, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का हिवरे बाजार गांव है। पोपटराव बागूजी पवार वहां के सरपंच थे। उन्होंने जल संरक्षण, ठीक है, जल संचयन, लाखों पेड़ लगाने का मॉडल अन्ना हजारे का जो था उसको लागू किया, ठीक है, जिससे कि समस्या दूर हो गई। और 2020 के अंदर में उनको ये इससे भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना आप लोग, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। यहां पर में क्या बोला गया है, ठीक है, कि ग्राम पंचायत जो है आप लोगों की, ठीक है, उसमें ग्राम सभा होती है। गांव के अंदर में पंचायत में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा नाम की एक चीज आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि ग्राम सभा जो होती है, ठीक है, ग्राम सभा, उसमें कौन लोग होते हैं? एनी पर्सन हुज एज इज अबव 18 ईयर्स एंड हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत, सारे मेंबर विलेज के इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ठीक है, वुमेन, सीनियर सिटीजन, एनी पर्सन हुज एज इज अबव 21 ईयर्स एंड हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स कैन बी मेंबर ऑफ ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा जो होती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होती है? पंचायत की एक मीटिंग, ठीक है। मान लो यहाँ पंचायत बैठी है, जो चुने हुए लोग हैं, पंच लोग बैठे हुए हैं। अब ग्राम सभा क्या होती है? गांव के सारे जितने भी वोटर्स है, ठीक है, 18 साल से ऊपर के लोग जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो आके बैठते हैं। ऐसा पता है ना आप लोगों को, मूवीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ झाड़ है, मान लो झाड़ के नीचे में ये पंचायत लोग के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये सारे लोग जो है बैठे हैं। तो जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, कोई भी पर्सन जो 18 साल के ऊपर का है, ठीक है, और उसका नाम रजिस्टर्ड है वोटर लिस्ट में, ठीक है, तो वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाएंगे अपने आप। बच्चे ग्राम सभा के मेंबर नहीं होते, ठीक है। बच्चे लोग क्या करेंगे वहां जाके? वो हुड़दंग मचाएंगे जबरदस्ती का, ठीक है। वहां पर मैं पता चला कि ये कोई हमारा एक छोटा बच्चा है यहाँ पर में, मान लो कोई एक, ठीक है, ये एक कोई कोई लड़कों की इतनी कमी है एक तो ना यहाँ पर में, या तो फिर वो बेचारे डर के मारे कमेंट नहीं करते, ठीक है। संतोष है हमारा भाई यहाँ पर में, संतोष, ठीक है, वो छोटा बच्चा है। अब वो जिद कर रहा है, उसके पापा जो है वहां पर में बातचीत कर रहे हैं, और वो वहां जाके वो पेड़ के पीछे जाके सुसु कर रहा है, पंचायत लोगों के पीछे में जाकर, पंचों के पीछे में जाकर। कितना एम्बेरसिंग लगेगा ये चीज, है ना? तो बच्चे लोग नहीं होते। वैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा आसपास में बच्चे लोग खेलते रहते, बट वो ग्राम सभा का मेंबर नहीं होते। ग्राम सभा के मेंबर कौन है? ग्राम सभा के मेंबर है 18 साल से ऊपर वाले लोग जो वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम है, ठीक है, वो लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। तो हर एक 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, ठीक है, जो के वोटर के रूप में एनरोल्ड है, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के सचिव के संबंध में कौन सी बात सही है, ये बताना है। सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव। पंचायत वेब सीरीज कितने लोगों ने देखी है? हाथ ऊपर कर देना जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है।
बताइए जल्दी से, सब कोई लाइक कर दे जिससे टीम को मोटिवेशन मिले। चलो सलमा बेगम जी बोल रहे हैं, जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग। देखिए जिन लोगों ने भी पंचायत मूवी वेब सीरीज देखी है उन लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि वेब सीरीज के अंदर में बताया गया कि पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं सचिव जी, ठीक है, ग्राम पंचायत के सचिव जी। वो होते हैं मीटिंग वगैरह बुलाने के लिए, वो बोलते हैं ना प्रधानपति बोलते हैं सचिव जी आप मीटिंग बुलाइए ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का काम सचिव जी का था, ठीक है। ही इज इलेक्टेड बाय पंच, उसको इलेक्ट किया गया था या वो सरकार के द्वारा नियुक्त था, एक एग्जाम देकर, एग्जाम दी थी ना सचिव जी ने, ठीक है। तो उत्तरदायी होता है ये बैठक बुलाने के लिए, लेकिन ये चुना नहीं जाता, ये नॉन इलेक्टेड मेंबर होता है। इनको सरकार नियुक्त करती है, सरकार सरकार नियुक्त करती है। और सरकार भी कैसे नियुक्त करती है, एक परीक्षा होती है, ठीक है, परीक्षा होती है और परीक्षा देकर बच्चे जो है इसके अंदर में बेसिकली जुड़ सकते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चुनाव इसका नहीं होता, इलेक्टेड नहीं होते ये, जो पंच सेक्रेटरी होता है। तो सेकंड वाला गलत है, तो सही पूछा है, क्या पूछा है, सही पूछा है ना, तो ओनली वन। देखो सही पूछा है कि गलत पूछा है ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने, सही पूछा है या गलत पूछा है इस पर भी क्वेश्चन बनता है। रेडी रहिए, थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, ये चुनाव नहीं चुनाव नहीं होता। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना, ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाना, उसका हिसाब किताब रखना, रिकॉर्ड रखना, क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का काम पंचायत की मीटिंग की, ये सब काम उसका होता है, ठीक है, सचिव का, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को निम्नलिखित में से किस राज्य में एकीकरण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ये बता देंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग जो है कंटिन्यूअसली आंसर्स करते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कौन कौन सी इसमें आंसर उनको दिक्कत हुई थी इसके अंदर में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को निम्नलिखित में से किस राज्य के एकीकरण के अंदर में, तो देखिए सरदार, जब हमारा देश आजाद हुआ तो अलग अलग रियासतें थी, उसमें से हैदराबाद जो है राज्य, हैदराबाद राज्य अलग होना, अलग राज्य बनाना चाहता था, जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता था, और कश्मीर जो है फ्रेंड्स ये चाहता था कि अलग देश बन जाए, हैदराबाद और कश्मीर चाहते थे अलग देश बन जाए, और जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ में मिलना चाहता था। तो इन तीनों ने बहुत नाक में दम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ था, ठीक है, किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो ये एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बन जाता है आपका, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, एक रिवीजन का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं, ठीक है। आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो है आप लोगों को बढ़ाया है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, ठीक है। बताइए जल्दी से, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूटिंग द लॉज विच इंक्लूड्स रोल्स लाइक हेड ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। एग्जीक्यूटिव के अंदर में कौन होते हैं, कार्यपालिका के अंदर में, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी होती है कानून को लागू करना, ये बात बिल्कुल सही है, पहला वाला पॉइंट। इसमें कौन कौन होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल होती है, ये भी बात सही है। जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू लॉज, ये बताइए क्या ये सही है, क्या जुडिशरी कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। 2500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे, और जिस भी बच्चे ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मिल सके, अपडेट मिल सके। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो देखिए जुडिशरी जो है फ्रेंड्स वो कानून नहीं बनाती, वो बनाती है विधायिका, ठीक है, विधायिका, विधायिका जिसको आप लोग जो है लेजिस्लेचर बोलते हो, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर बोला जाता है, लेजिस्लेचर बनाती है। तो सेकंड वाला गलत है आप लोगों का, पहला वाला सही है, ओनली वन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त कार्य कभी कभी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अब देखो न्यायपालिका का मेन काम क्या है, न्यायपालिका का मेन काम है न्याय दिलाना, जजमेंट देना, लेकिन न्यायपालिका कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करती है, ठीक है। कानून को लागू करने का काम तो कार्यपालिका का है, वो नहीं करती है। नए कानून बनाना वो विधायिका का काम है। बजट के अंदर में भी कोई उसका योगदान नहीं होता न्यायपालिका का।
ये काम होता है ये जांच करना कि कार्यपालिका द्वारा लिया गया निर्णय सही है या नहीं। कई बार कार्यपालिका गलत निर्णय ले लेती है, मोदी जी, उनके मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, उनके अधिकारी लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। तो गलत निर्णय लिया गया है या सही निर्णय लिया गया है, उस बात की जांच करने की जिम्मेदारी जो है कई बार न्यायपालिका को करनी पड़ती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, न्यायपालिका जो है वो देखती है कि कार्यपालिका ने सही डिसीजन लिया है या नहीं, ठीक है, या फिर विधायिका ने सही कानून पास किया है या नहीं, कहीं ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है आप लोगों के। तो ये जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। संतोष पांडे जी, एग्जाम के लिए करो आपके अब हमारा साथ है टीचिंग परीक्षा फॉर फ्रॉम उड़ीसा। बहुत बढ़िया संतोष पदिहारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके वजह से कमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। व्हाट डज द प्राइम मेरिडियन मेजर्स? प्राइम मेरिडियन किस चीज को मेजर करती है? देखिए, ये हमारी दुनिया है, ठीक है, ये हमारी दुनिया है। हमारी दुनिया में यहाँ पर में हमने एक रेफरेंस लाइन लिया है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक हमने एक सेमी सर्कल बना दिया है प्राइम मेरिडियन नाम से। ठीक है, क्या ये इक्वेटर से डिस्टेंस को मापती है? ठीक है, डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के साथ की दूरी मापती है। ठीक है, किस चीज को मापती है? ग्रीनविच से पश्चिम या पूरब की ओर की दूरी, ध्रुवों से दूरी। देखिए, यह मापती है आप लोगों की ग्रीनविच से पश्चिम या पूरब की दूरी। अब पश्चिम में मान लो हमारा भारत यहां पर में है, तो भारत कितना दूर है इससे, इसको इस रेफरेंस लाइन को लेकर हम लोग मापते हैं। ग्रीनविच नाम की जो जगह है वहां से कोई भी स्थान कितना दूर है, पूरब में, ईस्ट में या वेस्ट में, कितना दूर है, वो मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डिस्टेंस टुवर्ड वेस्ट और ईस्टवर्ड, ये मापने के लिए प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन का इस्तेमाल किया जाता है। आपका 0 डिग्री वाली लॉन्जिट्यूड है ये, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया है, नए एनसीईआरटी में, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जो प्राइम मेरिडियन होता है आपका, वो ईस्ट और वेस्ट पोजीशन के अंदर में मापने के लिए, दूरी मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। ग्रीनविच मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीनविच लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन का एंगल कितना है? प्राइम मेरिडियन इज इक्वल टू 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, लिख दो। ग्रीनविच रेखा मतलब या प्रमुख याम्योत्तर मतलब 0 डिग्री देशांतर। जो लिख देगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का। 2500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, 2412 लाइक्स हो चुके हैं। मैं चाहूंगा फ्रेंड्स 2500 हम लोगों ने लाइक्स करना है, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर भी जरूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, हिवरे बाजार गांव को बदलने के लिए कौन सरपंच जिम्मेदार थे? जल्दी से एक रिवीजन क्वेश्चन आप लोगों का। हिवरे बाजार गांव को, हिवरे बाजार गांव जो है फ्रेंड्स ये कौन से राज्य में है ये आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। ठीक है, कौन से राज्य में है और उस राज्य के शहर का नाम भी बता देंगे कौन से शहर के अंदर में है। ठीक है, तो हिवरे बाजार गांव महाराष्ट्र का जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, अहमदनगर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर में है हिवरे बाजार गांव। पोपटराव बागूजी पवार वहां के सरपंच थे। पोपटराव बागूजी पवार लिखते जाएंगे आप सभी लोग, क्योंकि इसी से आप लोगों को जो है फ्रेंड चीजें याद होंगी लंबे समय तक। ओके, चलिए, तो पोपटराव बागूजी पवार सरपंच थे। नाउ फ्रेंड्स, उनको कौन से साल में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ओपन बुक क्वेश्चन, जल्दी से देखिए, यहां पर में देखिए और बताइए। ठीक है, टेस्ट में एनरोलमेंट होना, प्रोसेस बता दीजिए सर। देखिए नीचे में जो है आप लोगों का फॉर्म की लिंक दी गई है, जो बच्चे सीटेट की एग्जाम दे रहे हैं वो लोग फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं वो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स, वहां पर में भी मिल जाएंगे आपको टेस्ट। मैं बताता हूँ कैसे मिलेंगे आपको। 2462 हो चुके हैं, बहुत पास पहुंच चुके हैं हम लोग 2500 लाइक्स के। देखिए, तो ये आपको 2020 के अंदर में उनको जो है फ्रेंड्स पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ, कौन ग्राम सभा का मेंबर होता है? आप लोग आंसर करिए जल्दी से, ग्राम सभा का, और बताइए, लिखकर बताइए। आप लोग शॉर्ट में लिख भी देंगे, ए बी सी डी की जगह पे अगर शॉर्ट में लिख भी दोगे ना कि क्या है उसका मतलब, तो और ज्यादा आसानी से आपको याद रहेगा। देखिए, ग्राम सभा का सदस्य कौन है अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, मतलब वोटिंग लिस्ट में उसका नाम अगर आया है, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर का है और वोटिंग लिस्ट में नाम आया है, तो वो जो है ग्राम सभा का मेंबर बन जाएगा। मतलब उस गांव की ग्राम सभा की जब मीटिंग होगी पंचायत के साथ में, उसमें भाग ले सकता है। हमारा वो साथी कौन था अभी जिसका नाम हमने लिया था कि भाई वो अगर मान लो बच्चा है, तो वो, वैसे वो बड़ा हो गया बट एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था कि अगर वो बच्चा है तो उसको वो मेंबर नहीं रहेगा, बच्चे लोग मेंबर नहीं रहते ग्राम सभा के। ठीक है, चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। तो आपको याद रखना है कि ईच जो है फ्रेंड्स पर्सन जो 18 साल से ऊपर का है, एनरोल्ड है वोटर लिस्ट के अंदर में, वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाता है। ठीक है, देखिए, कौन सी सरकारी संस्था भारत के मानचित्रों के लिए प्रतीकों का सेट
तय करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग इसको। कौन सी संस्था है जो भारत के लिए मैप बनाती है? पहली बात तो मैप्स भी यही संस्था बनाती है, और मैप में जो भी सिंबल है वो भी यही संस्था डिसाइड करती है। भारत का मैप बनाने का काम और भारत के लिए मैप्स के सिंबल्स बनाने का काम इसी का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये सबसे पुरानी संस्था है, भारत सरकार की सबसे पुरानी संस्था है। आपको इसका ईयर याद रखना है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना हुई थी, ये बीपीएससी टीआरई में आया था, आगे में कहीं पे भी आ सकता है, जो है 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स आप लोगों को मिलेगा देहरादून के अंदर में, देहरादून के अंदर में मिलेगा आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखना है आप लोगों ने, देहरादून के अंदर में, ठीक है। 1767 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। ये संस्था सिंबल्स भी डिसाइड करती है, भारत के मानचित्रों के ऊपर में कौन सा सिंबल का क्या मतलब रहेगा, और भारत का मैप बनाने का काम भी इसी का। ये देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, वो सिंबल डिसाइड करती है कौन कौन से सिंबल्स का क्या मतलब रहेगा इसका, ठीक है। चलिए, थोड़ी देर में आप लोगों की टेस्ट होने वाली है फ्रेंड्स, तो तैयार रहिए एकदम, ठीक है। एनर्जेटिक तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर आपने देखना है। आपको टेस्ट आपकी है, टेस्ट आप देंगे। माउंट एवरेस्ट जो है फ्रेंड्स, वो कौन से दो देशों के बीच में लोकेटेड है, ये बताना है आप लोगों ने। चलिए, तो आप लोगों की फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन की टेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। आप लोग तैयार रहिए एकदम। कितने लोग एक्साइटेड है टेस्ट देने के लिए और अपना स्कोर भी बताएंगे, वो भी तैयार रहिए। माउंट एवरेस्ट जो है फ्रेंड्स, नेपाल और भारत के, तिब्बत और नेपाल के, तो तिब्बत और नेपाल के बीच में है। चीन का जो भाग है तिब्बत और नेपाल, उसके बीच में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, नेपाल और ये जो तिब्बत वाला हिस्सा है चीन के कब्जे में, उसके बीच में है यहाँ पर में माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कांचनजंगा किसके किसके बीच में? कांचनजंगा, कांचनजंगा ये नेपाल और भारत के बीच में है। भारत में भी कौन से राज्य में है कांचनजंगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके, कांचनजंगा कौन से राज्य के अंदर में है? बहुत बढ़िया फ्रेंड, टेस्ट के लिए तैयार है आप सभी के सभी लोग। कांचनजंगा कौन से वाले राज्य में है? सिक्किम राज्य के अंदर में है। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, सिक्किम सिक्किम सिक्किम, बहुत बढ़िया। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी आप लोग मुझे बता देंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, चलो ओपन टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट आपकी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उस कौन से राज्य में स्थित है, ये भी बता दीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और कौन से? आई एम वेरी एक्साइटेड, नीरज कुमार जी बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। ऐसे ही करते रहिए आप लोग, और मेहनत का जो है ना कोई पर्याय नहीं होता है, ठीक है। तो अनाई मुड़ी जो है फ्रेंड, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन से राज्य में, वो बताएंगे आप लोग। देखिए, कालिदास जी के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर में पॉइंट सही है, ठीक है। कालिदास जी जो है फ्रेंड्स, ये आपके 2500 साल पहले थे बोल रहा है ये। तो क्या 2500 साल पहले थे? नहीं, ये 1500 साल पहले थे, गुप्ता का समय काल के अंदर में कालिदास जी। कालिदास जी की एक पोयम है कुमार संभव। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुमार संभव किसने लिखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, कुमार संभव जो है फ्रेंड्स, ये कालिदास जी ने लिखी है। कालिदास, कालिदास। अच्छा, कालिदास जी कौन सी भाषा में लिखते थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। संस्कृत भाषा में उनके जितने भी वो है ना सारे के सारे कालिदास जी के, वो संस्कृत भाषा में है। कुमार संभव जो है वो भी उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है, ठीक है। उनकी जो कुमार संभव स्टार्ट हुई है, वो हिमालय की स्तुति से स्टार्ट हुई है। हिमालय के हिमालय को उन्होंने गुणगान किया है, हिमालय का, उससे स्टार्ट किया है उन्होंने। एक और उनकी जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वाली, दो तीन इंपॉर्टेंट वाली बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक है उनकी मेघदूत। मेघदूत, मेघदूत कहानी, मेघदूत किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। मेघदूत, मेघदूत जो है ये भी कालिदास जी की है। इसके अंदर में क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। मेघदूत के अंदर में कालिदास जी ने, ठीक है, ये एक निब्बा है, ठीक है, और ये निब्बी है, ठीक है। निब्बी के बाल बना देता हूं मैं यहाँ पर में, ठीक है, निब्बी है। अब ये निब्बी के पप्पा है, ठीक है, निब्बी के पप्पा। अब ये निब्बा जो है, इसका सीटेट ही क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। बोले कब जॉब लगेगी, कब सीटेट क्लियर होगा। अब दोनों को अलग अलग कर लिया, तो उसका मोबाइल भी छीन लिया निब्बी का, ठीक है, घर में कैद कर लिया उसको। तो दोनों ना बादलों की मदद से जो है वो बातचीत कर रही है। बादल को अपना मैसेज भेज रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया। फिर बादल इसके पास जाता है, ये बोलता हाँ खा लिया। मेरे बाबू ने खाना खाया, ठीक है, ये बोलता नहीं खाया, ठीक है, जबकि दोस्तों के साथ में बैठ के जो है चिकन बिरयानी खा रहा था। फिर भी चलो कोई बात नहीं,
जो भी है, बादलों के बीच से, बादल से बातचीत कर रहे हैं लोग, बादल इनका व्हाट्सएप, बादल को कोई काम धंधे नहीं थे, बारिश इनकी वजह, ये बादलों की वजह से ही और इन लोगों की वजह से सूखा पड़ता था पहले के जमाने में, क्योंकि बादल अपना काम धंधा छोड़ के मैसेंजर का काम कर रहे हैं। तो मेघदूत कहानी में ये कहानी बताई गई है कि बादल जो है वो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे जो यूट्यूब मैनेजर साहब है उनका भी मतलब इसी तरीके से रहता है, उनके मोबाइल के अंदर में कुछ हमको दिख नहीं रहा है, तो शायद हो सकता बादल से ही वो करते होंगे। ठीक है, चलिए, तो कालिदास जी ने लिखा है। एक है फ्रेंड्स आप लोगों का अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी तुम्हारे चचा कालिदास जी ने लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी प्रेम कहानी है, तो प्रेम कहानी ही लिखे है इन्होंने। ठीक है, कालिदास जी की ये भी प्रेम कहानी है, कालिदास जी की अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, कुमार संभव, वो भी उनकी प्रेम कहानी है, कुमार संभव भी। तो कालिदास, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही प्रेम करना पसंद है, कालिदास जी देखिए मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा था, प्रेम प्रसंग मेघदूत में देखिए, कुमार संभव में देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम में देखिए, ये है। हाँ, कुछ अच्छी चीजें भी उन्होंने बनाई है, जैसे रघुवंशम, रघु रघुवंशम, रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम जो है आपकी, ये भी कालिदास जी ने लिखी है, जिसके अंदर में उन्होंने रामायण का एक मार्मिक जो है वो वर्णन किया है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, कालिदास जी को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये सुपर टेट, यूपी सुपर टेट के अंदर में आया था क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। शेक्सपियर कौन था, यूरोप के अंदर एक महान लेखक था। ठीक है, तो कालिदास जी भारत के थे, ऐसा भारत के शेक्सपियर कहा जाता है इनको, ऐसी उनकी जो है ना कंपैरिजन किया जाता है उन लोगों का साथ में, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। महाभारत में भारत के कई भागों का उल्लेख किया गया है, उनमें से एक वंगा, जो अब किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइए, टेस्ट कैसे मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर में, पहले पूरा क्लास तो हो जाने दीजिए। ठीक है, महाभारत में भारत के कई भागों का उल्लेख है, जिसमें एक वंगा है। ठीक है, आपको बताना है कि वंगा क्या है, तो वंगा जो है फ्रेंड्स बंगाल को कहा गया है महाभारत में। तो महाभारत में कश्मीर का उल्लेख आता है, कुरुक्षेत्र का उल्लेख आता है जो आज हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र। वंगा का उल्लेख आता है जिसको बंगाल कहा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ये मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, प्राग ज्योतिषा। ठीक है, तो प्राग ज्योतिष जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये आसाम के कुछ भाग जो थे उनको कहा जाता था, आसाम में। तो प्राग ज्योतिष कौन से राज्य से रिलेटेड है जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है, आसाम से रिलेटेड है। कच्छ, आज के कच्छ गुजरात के अंदर में, केरला का उल्लेख मिलता है, केरला में है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, सभी लोग जो है फ्रेंड्स आंसर्स करते रहेंगे, और जितने भी बच्चे 13 लाइक्स दूर है, हम लोग 2600 लाइक से लाइक भी करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अगर कोई है जिसने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो, चाहे जो भी टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह पे शेयर मार दो जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो अच्छा, इनमें से बताइए, इनमें से किस ग्रंथ में भारत का उल्लेख है, ये उल्लेख किया गया उसके अंदर में। ओके, वह देश जो समुद्र के उत्तर में है और हिमाच्छादित पर्वत के दक्षिण में, मतलब कि समुद्र के उत्तर में है, यहाँ समुद्र है उसके उत्तर में है, और हिमाच्छादित जो पर्वत है उसके दक्षिण में है, बताइए, उसे भारत कहते हैं। किसने ये बात कही थी, किसने ये बात बताई है अपनी पुस्तकों के अंदर में, ऋग्वेद, किसने, कौन सी पुस्तक में, ऋग्वेद में, महाभारत में, विष्णु पुराण में, छांदोग्य उपनिषद में, किसमें है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि विष्णु पुराण का एक श्लोक है, विष्णु पुराण, टोटल कितने पुराण है, 18 पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है, हिंदू ग्रंथों के अनुसार 18 पुराण है टोटल। तो विष्णु पुराण जो है उसके अंदर में एक जगह पे आया है कि भारत वह देश है, ठीक है, जिसके दक्षिण, मतलब ये देश तक समुद्र के दक्षिण में है, और हिमालय या हिमाच्छादित जो पर्वत है उन लोगों के मतलब उसके, इसके नॉर्थ में है। ठीक है, ओशियन के नॉर्थ में है और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है। ठीक है, उसको भारत कहा गया है। ये पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है जो लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी गतिविधियों से बना था। अब देखो, सबसे पुराने पठारों में से एक है, लेकिन बना किससे था, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बना था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है जो लाखों वर्ष पहले बना था? तो दक्कन का जो पठार है फ्रेंड्स, ठीक है, भारत का दक्कन का पठार, वो लाखों साल पहले ज्वालामुखी एक्टिविटीज के कारण बना था, यहाँ पर में है। ठीक है, अच्छा, दक्कन का पठार कौन से वाले चीजों से बना हुआ है, कौन सी चट्टान से बना है, कोई बता सकता है मुझे? 2600 से 2650 लोग देख रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि कौन सी वाली चट्टान है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, दक्कन का पठार जो है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे पुराने पठारों में से एक है। ज्वालामुखी गतिविधियों से बना था, हजारों लाखों साल पहले ज्वालामुखी, मतलब जमीन फटी होंगी, वहां से लावा निकला था पूरा, वहां पर में फैल गया वो। बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट चट्टान जो है फ्रेंड्स, उससे बना है ये बेसाल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट नाम की जो चट्टाने हैं उससे बना हुआ है ये, बेसाल्ट चट्टानों से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना। देखिए, जितने भी बच्चों ने बेसाल्ट रॉक आंसर लगाया है, बहुत अच्छी बात है। ये आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, किसी ने लिखा भी था यहाँ आग्नेय चट्टान से बना है। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, जो प्राइमरी रॉक होती है ना, उसी का एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक आपका। दक्कन का पठार उसी से बना हुआ है। ठीक है, एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है। अच्छा, इनमें से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलो, इन्हीं ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे ऊंचा पठार, वो भी बता दीजिए। इनमें से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इनमें से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताइए। इनमें से सबसे ऊंचा पठार, तो सबसे ऊंचा पठार जो है फ्रेंड्स, ये तिब्बत का पठार है, सबसे ऊंचा। अच्छा, ये बताइए सबसे ऊंचा जो पठार है ये, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट, एवरेज एल्टीट्यूड कितना है इसका? एल्टीट्यूड मतलब एवरेज ऊंचाई कितनी है तिब्बत के पठार की? सबसे लंबा और सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। एवरेज ऊंचाई जो है, बिना ऑप्शन के आप लोग आंसर कर पा रहे हो? कितने बच्चे हैं जो बिना ऑप्शन के आंसर कर पाए? 4500 मीटर जो है इसकी हाइट है, एवरेज ऊंचाई। कितने लोग हैं जिन्होंने बिना ऑप्शन के आंसर करने में अब सक्षम हो गए? कॉन्फिडेंस फील, ये है टीचिंग परीक्षा का पावर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आने वाला केवीएस, आपका आने वाला डी ट्रिपल एस भी, आपका आने वाला सुपर टेट, आपका आने वाला बीपीएससी टीआरई, आपका आने वाला ईएमआरएस, सारे एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है टीचिंग परीक्षा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, तिब्बत का पठार। अच्छा, तिब्बत के पठार की लंबाई कितनी है ये भी बता देंगे आप लोग, लंबाई यहां पर मैं बताइए। और कौन से दो शहरों के बीच की लंबाई के बराबर है? कौन से दो शहरों के बीच की लंबाई के बराबर है, बताइए जल्दी जल्दी से। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ईस्ट से वेस्ट तक की इसकी जो पूरी लंबाई है वो 2500 किलोमीटर की है। और ये इतना लंबा है कि हमारे भारत के चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक का वो रास्ता तय कर ले, इतना बड़ा है वो। चंडीगढ़ से कन्याकुमारी इतना बड़ा है वो। ठीक है, वैसे है कहां पर भी तिब्बत का पठार? ये चाइना में, इधर साइड में, इतना बड़ा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सही है, जल्दी से पढ़िए सारे के सारे पॉइंट्स। 2700 के करीब बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो आप लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए कौन सा वाला इनकरेक्ट है ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर देखिए, अगर मैं बात करूं हमारी दुनिया की, तो ये हमारी दुनिया है। ठीक है, ये वाली लाइन को क्या बोलते हो आप लोग? जल्दी से मेरे साथ साथ देखो, एक्टिविटी करनी है आप लोगों ने, जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। जो बीच वाला जो एक सर्कल है, बिल्कुल हमारे पृथ्वी को जो दो भाग में बांटता है, उसको हमने क्या नाम बोला है? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, एक्टिविटी करते जाइए आप सभी के सभी लोग। इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और नीचे वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमारे जो पृथ्वी है ना, उसकी संरचना ऐसी है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर में ज्यादा लैंड है और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा ओशियन है। ठीक है, ज्यादा जमीन ऊपर वाले गोलार्ध में है और समुद्र ज्यादा नीचे वाले गोलार्ध में। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड देन नदर्न हेमिस्फीयर। क्या ये सही होगा? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक भूमि है, क्या ये सही होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से सबसे पहले तो। क्या ये सही होगा? केवल 2 लाइक्स दूर है हम लोग 2700 लाइक्स से, जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, और लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स, केवल 2 लाइक्स हम लोग दूर है 2700 से। ठीक है, तो यहाँ पर में ये वाला आप लोगों का क्या है? गलत है। ठीक है, ये गलत है आपका। लेकिन हमको तो पढ़ना है, हमको एग्जाम के लिए सीखना है, हम बाकी के भी देखेंगे। आर्कटिक ओशियन जो है, आर्कटिक महासागर, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, वो कहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बात करूं आर्कटिक महासागर कहां पर में, तो यहां पर में आपका आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये याद रखना है। अब एक चीज याद रखना, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है आपका। ठीक है,
ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। दुनिया का जितना भी पूरा अर्थ का सरफेस है उसमें से 3/4, ठीक है, लगभग 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ओशियंस एंड कंटिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अभी तो आपको बताया कि लैंड जो है वो ऊपर में ज्यादा है और ओशियन नीचे में ज्यादा है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि सब जगह पे बराबर बराबर जो है वो बटा हुआ है, केक कटेगा सब में बटेगा, वैसा वाला नहीं है, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नहीं बोला है ना यहाँ पर मैं। तो आप लोगों का बी, सी और डी सही है, लेकिन आपसे गलत वाला पूछा था तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जो गलत था वो पूछा था आप लोगों से, तो आंसर आप लोगों का आ गया यहाँ पर में। इतना सिंपल सा आंसर था, आप लोगों ने आंसर कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में पूरी की पूरी चीज आपको दी गई है एनसीईआरटी की। आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में हर एक चीज आप लोगों को वहां पर में दिया भी गया है आप लोगों को, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन हर एक बच्चा डाउनलोड कर लेगा। ओके, नेक्स्ट, घाटी किसे कहा जाता है ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। पोल दे दिया जाए प्लीज इस क्वेश्चन के लिए। ओके, इस क्वेश्चन का पोल दे दिया जाए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। एक और चीज है, मुझे बताएंगे आप लोग सबसे बड़ा ओशियन से सबसे छोटे ओशियन तक का पूरा जो है वो बताइए आप लोग मुझे, क्रम बताइए, सबसे बड़े ओशियन से सबसे छोटे ओशियन तक का, ठीक है, सबसे बड़े से सबसे छोटे ओशियन तक का क्रम कौन सा है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देते हैं। वैली, वैली का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में पहाड़ों के बीच का, पहाड़ जो है उसके बीच का एक ऐसा भाग, निचला भाग, जहां से नदी या जलधारा बहती है। यहाँ पर में आप खुद देख लीजिए, पहाड़ों के बीच का ऐसा भाग जहां से जो है नदी या जलधारा बहती है, उसको आप लोग कहते हो फ्रेंड्स, ठीक है, वैली। ये याद रखना आप लोगों ने, बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। वैली, अ लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, इसको आप लोग वैली कहते हैं। अक्षांश किस चीज को नापता है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर में देखिए आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पर में इसको हमारी दुनिया मान ले इस तरीके से, ठीक है, तो सबसे बीच वाली जो रेखा है उसको क्या नाम दिया था हमने, 0 डिग्री को इक्वेटर, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करते करते यहाँ पर में 90 डिग्री नॉर्थ होता है, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर में नीचे में भी ऐसा ही, यहाँ पर में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करते करते 90 डिग्री साउथ में हम जाते हैं, जिसको साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है। तो जो अक्षांश होते हैं आप लोगों के, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, जो अक्षांश होते हैं वो इक्वेटर से दूरी को बताते हैं कि कितना दूर है, इक्वेटर से कितना दूर है। जैसे कि ये आपका मान लेते हैं हम लोग कि 60 डिग्री नॉर्थ है, तो इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री दूर है ये इक्वेटर से। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ये बताते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अक्षांश जो है वो डिस्टेंस बताते हैं इक्वेटर से। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन है आप लोगों के लैटिट्यूड्स जो कि इक्वेटर से डिस्टेंस को बताते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 4 नॉर्थ में, 1 2 3 4 साउथ में। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ू उससे पहले मैं आप लोगों से जो मैंने सवाल पूछा था वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। वो है आप लोगों का कि भाई समुद्र का स्तर, मतलब समुद्र का जो सबसे बड़ा समुद्र से सबसे छोटा समुद्र। चलिए, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया था, PAISA, पैसा, है ना, पैसा बताया था मैंने आप लोगों को, समुद्र का, समुद्र की जो है मतलब कितना, कौन सा बड़ा समुद्र है कौन सा छोटा समुद्र है उसके लिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पी से, तो पैसिफिक ओशियन आपका आंसर हो जाएगा, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, पैसिफिक, ठीक है, जिसको प्रशांत महासागर आप लोग कहते हो, प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर ए से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर में, तो आता है आप लोगों का अटलांटिक। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर। फिर तीसरे नंबर की बात करेंगे तो ये आता है इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। ये एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया, इंडियन ओशियन। फिर ये वाली बात आती है आप लोगों की सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, कई सारे कम, बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, अंटार्कटिका के पास में है ये, ठीक है, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, ठीक है। ये आपको बता दूं कहां से शुरू होता है, ये 60 डिग्री साउथ से स्टार्ट होकर, ठीक है, अंटार्कटिका को पूरी तरह से घेरे हुए है ये, 60 डिग्री साउथ से स्टार्ट होता है। और सबसे छोटा है आप लोगों का आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर ये है, आर्कटिक महासागर, नॉर्थ पोल के पास में आर्कटिक महासागर सबसे छोटा। तो ऐसे भी आप लोगों को याद रखना था जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको चारवाक संप्रदाय के बारे में बताया था, ये एनसीईआरटी में दिया है, न्यू एनसीईआरटी में, चारवाक संप्रदाय। चारवाक संप्रदाय क्या मानता है, 2800 लाइक से हम लोग केवल 15 लाइक्स दूर है। जल्दी से जितने भी नए बच्चे यहाँ पर में जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों का
हम लोग जो है इस तरीके से मोटिवेशन के साथ में और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। पूरा का पूरा पूरी रिवीजन हो रही है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है लेक्चर तो बताइएगा, और इसको शेयर भी जरूर करते रहिए जहां भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, चारवाक दर्शन जो है फ्रेंड्स ये क्या बोलता है कि भाई जो भी है बस इसी दुनिया में है। ठीक है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब जो भी है बस इसी दुनिया में, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ठीक है, जो करना है करो। ठीक है, जो है बस इसी दुनिया के अंदर में, इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। देयर फोर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। खाओ पियो मस्त की मौज करो। ठीक है, तो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज के अलावा चीजें नहीं होती, ये चारवाक दर्शन का मानना है। हमारे भारत का एक दर्शन था चारवाक दर्शन, मृत्यु के बाद में कोई दुनिया नहीं होती। कितने लोग चारवाक दर्शन से एग्री करते और कितने लोग नहीं एग्री करते? दोनों प्रकार के लोग बताइए, एग्री नॉट एग्री बताइए। देखो भाई, आप लोग भी समझदार लोग हो, आप लोग चारवाक वाले लोगों से थोड़ी ना कम हो। ठीक है, आपका भी अपना अपना एक मत हो सकता है, आपकी अपनी सोच हो सकती है। आप पढ़े लिखे लोग हो, एजुकेटेड लोग हो, आप शिक्षित हो, जिसका अपना विचार होता है, अपनी थिंकिंग होती है, एक अपनी जो है यहाँ पर में विचारधारा होती है। आप बताइए कितने लोग एग्री करते हैं कि भाई केवल दुनिया है, उसके बाद में कोई लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह कुछ होता नहीं करके? ठीक है, कितने लोग हैं जिनका मानना है? कौन एग्री करते कौन नहीं एग्री करते वो भी बता देंगे। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, आप अपने अपने मत रख सकते हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों का समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट है जो पूछ रहा हूं आप लोगों से। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों से मैं यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कुछ दो तीन पॉइंट जो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, वर्का नाम का एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कहाँ की है, कौन से राज्य की है? सुधा, आपको बताना है कौन से राज्य की है सुधा, ये कमेंट में आप लोग बताओगे। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओगे कि अमूल कौन से राज्य का है, अमूल। ठीक है, कौन से राज्य का है, कौन से साल में, कौन सा ईयर है जिसमें इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग बता दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे फ्रेंड्स की केवी। ठीक है, केवी ये कौन से राज्य का है, केवी कौन से राज्य का है? कोशिश तो करो। ठीक है, कोशिश करो, कम से कम आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, मदर डेयरी कहाँ का है, नंदिनी कहाँ का है, ये आप लोग मुझे बता सकते हो। नंदिनी, नंदिनी कौन से राज्य का ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, विजया कहाँ का है, ये बता सकते हो आप लोग। अविन कहाँ का है, अविन। ठीक है, अविन कहाँ का है, ये आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। ओके, आविन कहाँ का है ये बता देना है, और विजया कहाँ का है ये बता देना है। जो भी सीखा है हमने वो बताते जाइए आप लोग सभी लोग। ठीक है, कमेंट के अंदर में करते जाइए। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेस्ट जो है आप लोगों को किस प्रकार से मिलेंगी। ठीक है, वो आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ये आंसर्स आप लोग कर दोगे सारे के सारे। ठीक है, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट कैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहली बात, एग्जैक्ट 7 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगी 7 PM के ऊपर में, ताकि तब तक सारे के सारे लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख ले, जो भी नए बच्चे जुड़े हुए वो लोग। 7 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट होंगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। इसके बाद में जो है ओके, सो आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा जो टेक्निकल ग्लिच आ गया था उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा। ठीक है, प्लीज आप सभी लोगों को बता भी दीजिएगा कि जो टेस्ट है वो किस तरीके से होंगी। वो 7 PM के ऊपर में आप लोगों की टेस्ट जो है फ्रेंड्स स्टार्ट होंगी। दो तरीके से आप लोग टेस्ट दे सकते हो। एक तो है आप लोगों का, आप टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से नीचे में लिंक भी मिल जाएंगी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की। यहाँ पर मैं आपको फ्री कंटेंट नाम का एक चीज मिल जाएंगी, फ्री कंटेंट, उसके अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी टेस्ट। ठीक है,
उसके बाद में जो है फ्रेंड जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था जो सीटेट क्रैश कोर्स है, सीटेट क्रैश कोर्स, उसके अंदर में भी टेस्ट रहेंगे। सीटेट क्रैश कोर्स, सीटेट 30 डेज जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर में भी टेस्ट डाली जाएंगी, उसमें भी मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। मैं मान लीजिए अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की इमेज के अंदर में, जैसे ही आप टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन खोलते हो, तो यहाँ पर में फ्री कंटेंट यहाँ भी मिल जाएगा। या फिर अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और आप एडेड हो फ्री, जो फ्री क्रैश कोर्स है उसके अंदर में, वहां भी आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, वहां से भी आप लोग कर सकते हो। तो आपको टेस्ट कैसे देना है, जो हमारी एनसीईआरटी की जो हुई है पूरी की पूरी श्रृंखला, उसकी टेस्ट कैसे देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास में पहले से है तो आप उसमें भी चली जाइए, फ्री कंटेंट के अंदर में हम लोग डाल देंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने 30 डेज का जो सीटेट क्रैश कोर्स है, फ्री 30 डेज फ्री सीटेट क्रैश कोर्स है, उसके अंदर में एनरोल कर रखा है, उसके लिए फॉर्म भर रखा है, उनको ऐड कर दिया गया होगा सभी लोगों को जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। नहीं भरा है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके अंदर में भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर में भी आपकी टेस्ट डाल दी गई है, तो दोनों जगह में से कोई भी एक जगह पे आप टेस्ट दे सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों के लिए सबके लिए फ्री है। ये टेस्ट है 7 बजे स्टार्ट होंगी टेस्ट, ये अभी भी आपके पास में समय है। 7 बजे से लेकर, ठीक है, 7 बजे से लेकर 7 बज के, ठीक है, 10 मिनट तक आपको एंट्री मिल सकती है उस टेस्ट के अंदर में, 7 से लेकर 7 बज के 10 मिनट तक। ओके, तो 7 बजे बिल्कुल तैयार रहिए। अगर टेस्ट ना खुले तो एक बार ऐप को बंद करके, पूरी तरह से ऐप को बंद करके फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, आपको दिखने लगेंगी 7 बजे। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स 7 बजे जाकर टेस्ट दे दीजिएगा, वहां से आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको देखना है तो आप लोग वापस से थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि कहाँ आपको टेस्ट देना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट की टेस्ट रहेंगी, तो अच्छे से टेस्ट दीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है फ्रेंड्स इसी तरीके से मोटिवेशन के साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए करते रहे। तो सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, ताकि आपका जो है लेवल बढ़े। लेवल बढ़े, आपका लेवल बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको इतना मजबूत बनाया जाए, हमारे बच्चों को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो किसी से भी कम्पीट कर सके, कोई भी एग्जाम में कम्पीट कर सके। इसीलिए जो है फ्रेंड्स आप लोगों से मेहनत करवाई जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, केवल 10 लाइक्स हमारे बचे हुए यहाँ पर में हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए, तो सभी लोग लाइक भी जरूर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।